बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ संख्या 13, जिसका शीर्षक है संस्कृत क्या है, संस्कृति क्या है, इसके संबंध में आपकी किताब में बड़े ही विस्तार से बातें लिखी गई हैं। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध का अर्थ होता है बिना किसी बंधन के, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा संस्कृत और सभ्यता के मध्य जो सूक्ष्म अंतर है, संस्कृत और सभ्यता सामान्यतः हम दोनों को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु इसके मध्य जो सूक्ष्म अंतर है उस पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही साथ इस पाठ के अंतर्गत हमारी प्राचीन संस्कृत और वर्तमान संस्कृत की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया। इसके साथ ही साथ संस्कृत से युक्त और सभ्यता से युक्त मनुष्य के मध्य क्या अंतर होता है, इन सभी बातों का वर्णन इस निबंध के अंतर्गत श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा किया गया है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। संस्कृत और सभ्यता, ये दोनों दो शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। अर्थात यहाँ दिनकर जी कहते हैं कि संस्कृत और सभ्यता दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बाहरी रूप से हमें अच्छा दिखता है, तो हम यही कहते हैं वह व्यक्ति बहुत सभ्य है। तो सभ्यता जो है वह व्यक्ति की बाहरी गुण है, अर्थात व्यक्ति जो आंतरिक रूप से कैसा भी हो, वह बाहरी तरफ से अपने आप को सभ्य बना सकता है। तो सभ्यता जो है वह बाहरी गुण है। संस्कृति जो है मनुष्य का आंतरिक गुण है, जिससे वह अपने भीतरी उन्नति करता है। संस्कृति हमारा आंतरिक गुण होती है, जिससे हम अपनी उन्नति करते हैं। दया, माया और परोपकार सीखता है। दया, किसी व्यक्ति पर दया करना, यह हमारी संस्कृत का गुण है। परोपकार, पर और उपकार से मिलकर बना है परोपकार, अर्थात दूसरे पर उपकार करना। यह सारे गुण जो है संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। गीत नाद करना, गाना बजाना, कविता करना, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। तो संस्कृत के अंतर्गत हम इतनी सारी विधियों का आनंद ले सकते हैं। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया में या पहाड़ की खा मतलब होता है गुफा, गुफा में वास का अर्थ है निवास करता था। तो एक वो समय था जब इंसान को घर बनाना नहीं आता था, तो पेड़ों में जो गुफा बनी होती है और पत्थरों में जो गुफाएं होती हैं, वहां पर वह निवास करता था। जब उसे खेती भी नहीं करनी आती थी, तब वह कंदमूल एक जड़ का पौधा होता है जिसकी जड़ को उबाल कर खाया जाता है। लेकिन जब मानव ने जन्म लिया धरती पर, जब उसके पास कोई कृषि का साधन नहीं था, तब वह कंदमूल को ही कच्चे खाया करता था। तो वही कह रहे हैं लेखक कि जब उसने खेती करना नहीं सीखा था, तब वह कंदमूल को खाता था, जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था। देखिए, गुजारा शब्द जो है, गुजारा शब्द में देखिए ज पर नुक्ता लगा, इसलिए फारसी भाषा का शब्द है। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ की छाल का अर्थ होता है कवच, या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज का अर्थ होता है इज्जत या शर्म। ठीक, तो लेखक कह रहे हैं यहाँ पे वह कंदमूल खाता था, जानवरों का गोश्त खाता था। जब उसे कपड़े बुनना नहीं आता था, तब वह नंगा रहता था, या फिर जो पेड़ों की छाल होती है, पेड़ों की जो ऊपरी परत होती है, उसके वस्त्र बनाता था और अपनी इज्जत या शर्म को छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं।
असभ्यता में देखिए सभ्यता मूल शब्द है और अ जो है वह उपसर्ग है। तो अ उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगेगा तो नकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ असभ्यता का अर्थ होता है जिसको सभ्यता न हो। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि इस हालत में मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब मानव रहता था तो उसे असभ्य कहते थे। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी जैसे जैसे ज्यों ज्यों आगे बढ़ा त्यों त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने लगा, कपड़े बुनकर पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर समाज में सभ्य कहलाने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान। लेखक यहाँ लिखते हैं कि आज के समय में रेलगाड़ी, मोटर, किसी व्यक्ति के पास अगर गाड़ी ना हो तो उसे सभ्य न समझा जाएगा। हवाई जहाज सभ्यता की निशानी समझी जाती है। लंबी चौड़ी सड़कें जिस प्रदेश या जिस शहर में ना हो वहां भी उस शहर को सभ्य न समझा जाएगा। बड़े बड़े मकान सभ्यता की पहचान बन गए हैं। अच्छा भोजन और अच्छी पहचान तो सभ्यता की पहले से ही पहचान रही है। जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। अर्थात जिस देश में इन सभी संसाधनों की जितनी अधिकता है उतना ही हम उसे सभ्य मानेंगे। मगर संस्कृत जो है इन सबसे कहीं अलग है। संस्कृत इन सबसे कहीं अलग है। वह मोटर नहीं है, वह कोई गाड़ी नहीं है, वह मोटर बनाने की एक कला है। अर्थात संस्कृत के द्वारा मोटर बनता है और मोटर ही सभ्यता की पहचान बनता है। मकान नहीं है, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान नहीं हम सभ्यता के जरिए पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसे बनाने का जो ढंग है वह संस्कृत से ही मिलता है। वह हमारी संस्कृत कहलाती है। अर्थात उसको बनाने का और खाने का जो ढंग है वह हमारी संस्कृत हमें प्रदान करती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा होता है। हाँ, तबीयत का अर्थ होता है स्वास्थ्य। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी पोशाक पहन लेने वाला व्यक्ति भी आंतरिक रूप से अच्छा है या नहीं यह हम नहीं कह सकते। अर्थात उसकी संस्कृत कैसी है यह हम नहीं कह सकते। और नंगा होना संस्कृत के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं गुण है। संस्कृत धन, सुख, संपदा यह सब नहीं है। संस्कृत केवल एक गुण है। संस्कृत ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। विनम्रता का अर्थ होता है विनीत भाव। ठाट बाट का अर्थ होता है सुख समृद्धि। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि संस्कृत सुख समृद्धि का प्रतीक नहीं है, वह विनय और विनम्रता का या विनीत स्वभाव का गुण है। एक कहावत है कि कहावत का अर्थ होता है समाज में प्रचलित कोई कथन, जिसे हम कहावत कहते हैं। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृत वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। अर्थात सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृत वह है जो हमारे अंदर छिपी हुई है। अर्थात सभ्यता जो है बाहरी रूप से दिखावा करती है, परंतु संस्कृत हमें अंदर ही अंदर हमारा निर्माण करती है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं। हमारे पास कितने संसाधन हैं, ये सभी वस्तुएं हमारी सभ्यता की प्रतीक मानी जाती है, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहां तक हासिल कर ली। हासिल करना का अर्थ होता है पा लेना। तो इन सभी वस्तुओं से यही पता चलता है कि हमने अपने जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को कहां तक हासिल कर लिया है। लेकिन संस्कृत इतने मोटे तौर से दिखाई नहीं देती। मतलब संस्कृत किसी व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं से दिखाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी है। मतलब हमारा जो जीवन है, हमारा संपूर्ण जीवन एक संस्कृत पर आधारित है, परंतु वह इतनी गूढ़ नहीं है कि वह सबको दिखाई दे।
मकान बनाना सभ्यता का काम है। अच्छा मकान बना लेना एक सभ्यता आपकी सभ्यता बढ़ जाएगी। लेकिन मकान बनाने में कौन सा नक्शा पसंद करते हैं आप, यह आपकी संस्कृति बताती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो, किस प्रकार के कपड़े आपको पसंद है पहनना, यह आपकी संस्कृति आपको बताती है। देखते हैं आप, कोई व्यक्ति जींस शर्ट पहनता है, कोई व्यक्ति कुर्ता पैजामा पहनता है, कोई व्यक्ति धोती पहनता है, तो ये हमारी संस्कृति हमको बताती है कि हमें क्या पहनना क्या नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद देखिए, आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं जो कि सभ्यता की पहचान है। प्रत्येक देश, पड़ोसी देश अगर कोई अच्छा बम बना लेता है, परमाणु बम बना लेता है, तो उसका पड़ोसी देश यही सोचता है कि वह सभ्य हो गया, उसे भी परमाणु बम बनाना चाहिए। तो इस प्रकार जो बम बनाने का जो खेल है, जो हथियार बनाने का जो खेल है, वह भी सभ्यता की निशानी समझा जाता है। जैसे अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, तो उसे सबसे ज्यादा सभ्य देश माना जाता है। लेकिन संस्कृत पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, लेकिन इससे दुनिया बर्बाद है। देखिए, सभी देशों ने परमाणु बम तो बना लिए, लेकिन कोई उसका प्रयोग नहीं करता। कुछ ही देश हैं जो उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर देश उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनकी संस्कृति जो है इसका प्रयोग करने से उन्हें रोकती है। एक बात और कि आदमी के भीतर जो 6 विकार का अर्थ होता है रोग, काम, क्रोध, लोभ, मद का अर्थ होता है नशा, मोह और मत्सर का अर्थ होता है द्वेष। किसी से द्वेष रखना कि वह हमसे आगे बढ़ जाएगा, इस बात का द्वेष रखना मत्सर कहलाता है। ये प्रकृति के दिए हुए हैं। प्रकृति से हमें जो दोष विकार मिले हैं, रोग मिले हैं, वह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर है। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं, तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवरों में कोई भेद न रह जाएगा। तो यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि हमें प्रकृति से भी अनेक दोष मिले हैं, परंतु जो हमारी संस्कृति है वह इन दोषों को हमारे अंदर ही रोके रखती है। नहीं तो इंसान इतना गिर जाएगा कि वह जानवर हो जाएगा। इसीलिए आदमी इन विकारों को रोक लगाता है और कोशिश करता है कि इसमें विकारों को बढ़ाना या घटाना चाहिए। गुस्से को ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, और लोभ, मोह, मद, मत्स्य को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों, दुर उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है, तो यहाँ दुर्गुणों का अर्थ होता है बुरे गुण, पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू पा लेता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। आप प्रकृति द्वारा दिए गए इन रोगों पर जितना ज्यादा काबू पा लेंगे, आप उतने ही अच्छे संस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। मतलब संस्कृति आपके अंदर है, आप उसे छुपाए रखेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे, वो संस्कृत का ज्ञान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं ठीक है। यदि आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं तो उसी से आपकी भी संस्कृति बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारे ही देश पे कई आक्रमणकारी आए, उन सभी की जो संस्कृति थी उसने कहीं न कहीं हमारी मूल संस्कृति को प्रभावित किया। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति की रिवाज, एक उर्दू भाषा का शब्द है, दूसरी जाति की रिवाज बन गया, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा गई। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, क्योंकि अनेक देशों का आक्रमण यहाँ हुआ और यहाँ भी संस्कृतियां अन्य देशों की ली गई, तथा भारत देश की भी जो संस्कृतियां थी वो भी अन्य देशों ने ग्रहण की। तो इसलिए जो है यहाँ भारत देश को एक सुसंस्कृत देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार हैं। मतलब कठोर नहीं है कि हमारी संस्कृति है, हम दूसरे की संस्कृति क्यों अपनाएं। यहाँ के लोग बड़े ही उदार हैं, उन्हें जो अच्छे गुण मिलते हैं वे अपने संस्कृति में से समाहित कर लेते हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों के द्वारा संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं, उन सबकी संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं, और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर बचाकर अपनी संस्कृति का विशाल और उदार रूप हमने प्रस्तुत किया है।
सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन गई। जो भारत की संस्कृति है वह अनेक देशों की संस्कृति का एक मिला जुला रूप है, जिसके कारण हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व के लिए एक आईना, एक शीशा बन गई। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ, तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। यहां लेखक कह रहे हैं कि हमारी संस्कृत जब एक ही रूप में चलेगी तो वह उबाऊ हो जाएगी, लोग उसे त्यागने लगेंगे। इसीलिए जब जब संस्कृतियों का, हमारी संस्कृति का विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तो नई नई धारणाएं आई, जिससे हमारी संस्कृति में नई नई ताजगी उत्पन्न हुई। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार है। वसंत ऋतु में क्या होते हैं? पेड़ों पर नए नए पत्ते खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। उसी तरह हमारी संस्कृति में नयापन और हरियाली 4 बार आई है। यह 4 मौके कब कब हैं? पहला मौका, पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए, जो द्रविड़ जो यहाँ की मूल जाति थी, उससे मिलकर उसमें कुछ संस्कृतियों की नींव डाली। ठीक, इसके बाद दूसरा अध्याय वह था जब महात्मा बुद्ध और महावीर ने जो पुरानी संस्कृति थी उसमें जो पाखंड आ गए थे, उन सभी का रूढ़ियां आ गई थी। रूढ़ियों का अर्थ होता है प्रथाएं, बुरी प्रथाएं। तो जो बुरी प्रथाएं आ गई थी उनका विरोध किया, तब जाके हमारी संस्कृति में नई ताजगी आई। तीसरा अध्याय वह था जब इस देश में मुसलमान आए, हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह था जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई और यूरोपियों से हुआ। तो इस प्रकार हमारे देश पर आर्यों का, महात्मा बुद्ध और महावीर जी का, इसके साथ ही साथ इस्लाम का और यूरोपीय देशों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमारी संस्कृति में कुछ नए नए तत्व आते गए। तो यह था संस्कृति और सभ्यता के बीच एक सूक्ष्म अंतर,